अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसा कि आप जानते हैं कि संडे है और संडे को हम बात करते हैं फिल्मों की। तो जी बिल्कुल, लास्ट 2-3 वीक से तो हम बात कर रहे थे म्यूजिक की और सिंगर्स की और गानों की, और आज हम बात करेंगे, ज़रा दोबारा से हम आते हैं और ज़रा अपनी फेवरेट फिल्मों की बात करते हैं। तो बिल्कुल इजाज गुल साहब हमारे साथ हैं, आप उनको बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। सर आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म गुमनाम की, और इंडियन फिल्म्स में हम बात करेंगे शोले, दीवार और त्रिशूल की। इसमें इत्तेफाक से तीनों फिल्में जो हैं वो अमिताभ बच्चन साहब की हैं। तो सर हम कहाँ से शुरू करेंगे? गुमनाम से शायद हम स्टार्ट लेंगे। जी, गुमनाम गुमनाम हमारी एक माइलस्टोन फिल्म है आरजू। 1954 की फिल्म है ये। पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 3-4-5 साल हो चुके हुए थे। उर्दू फिल्में बननी शुरू हो गई थी। इससे पहले पंजाबी फिल्में बनी और बहुत अच्छी गई। हमारे एक हाईली एजुकेटेड डायरेक्टर थे अनवर कमाल पाशा, हकीम अहमद शुजा के बेटे थे ये, और इन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की। इससे पहले ये गुलाम और दो आंसू बना चुके हुए थे, और गुमनाम का स्क्रिप्ट जो है वो भी हकीम अहमद शुजा ने लिखा। फिल्म की म्यूज़िक जो है मास्टर इनायत हुसैन की थी, और इसका एक बड़ा ही मशहूर गाना हुआ था, आज भी मशहूर है वो। इकबाल बानो ने गाया था, पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चलेगी गोरी थम थम के। फिल्म के सितारों में सबिया थी, सुधीर थे, इंडिया से आई थी मशहूर एक्ट्रेस जिन्होंने इंडियन फिल्म में काम किया था, रागनी, और एम इस्माइल थे, हिमालय वाला था एक नया सितारा था, सीमा। ये इनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने शादी कर ली और फिर फिल्मों में नहीं देखी गई। फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत मजबूत था। एक मुजरिम की कहानी है जो एक गांव में आके पनाह लेता है, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा उसका सिलसिला चलता है गांव में। और एक पागल लड़की है, इसका मैंने नाम नहीं लिया कास्ट में आपसे, सबिया फिल्म की हीरोइन थी, और ये अपना दिमागी तवाज़ुन जो है खो चुकी हैं। इनका मंगेतर जो है वो जंग पे गया था और अभी तक वापस नहीं आया, और वो ख़त लिखता रहता है इनको। सबिया चूँकि पढ़ी लिखी खातून नहीं है, गांव की हैं, तो वो ख़त पढ़वाती हैं, और ये जब सुधीर मुजरिम आ जाते हैं इस गांव में पनाह लेने के लिए, तो इनके पास आती है ख़त पढ़ाने के लिए। और फिल्म के आखिर में फिर कानून जो है वो इनको अपने गिरफ्त में ले लेता है, सुधीर को, और पुलिस वाले आ जाते हैं इनको लेने के लिए। पुलिस की वैन भी आ जाती है, तो सबिया भागी भागी आती है और कहती है कि बाबू ये ख़त पढ़ दो मेरा। तो सुधीर वो ख़त पढ़ता है और बताता है कि तो तुम्हारा मंगेतर जो है वो जंग में मारा गया है, और यही ख़त है वो। और उसके बाद ऑब्वियसली पुलिस वाले उसको पकड़ के वैन में बिठा लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। ये फिल्म का एंड था। और चूंकि ये एक गुमनाम सा मुजरिम है, मालूम नहीं है ये कौन है, कहाँ से आया है, कैसा जुर्म हुआ इसके ऊपर, तो फिल्म का नाम गुमनाम रखा गया था। बड़ी मशहूर फिल्म थी। बिल्कुल ठीक। और आई होप कि ये यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी, तो हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे जो फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो कुछ बेहतरीन पाकिस्तानी मूवीज के बारे में इजाज़ुल साहब बताते हैं, तो देखिए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कभी फिल्में बनी ही नहीं। तो सर अब हम बात करते हैं शोले की। एक एक डायलॉग उसका जो है शोले का, वो ऐसा है कि मैं कोई 25-30 बार तो मैं शोले देख चुकी हूँ, हमेशा बचपन से लेके अभी तक। और अभी भी जो है शोले ऐसी फिल्म है जिसको आप 50 बार और भी देखें तो बोर नहीं होते। उसमें जो डायलॉग्स हैं, जो उसमें एक्टर्स हैं, और जो उसमें मतलब गाने हैं, तो वो बेहतरीन फिल्मों में से है। लेकिन सुना ये था कि जिस वक्त रिलीज हुई थी उस वक्त ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। जी, शोले अपना आरजू बहुत बड़ी फिल्म है। आपने जो तीनों इंडियन फिल्म चुनी हैं वो तीनों अमिताभ बच्चन की हैं, और तीनों सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट लिखे हैं तीनों फिल्मों के। और हम पहले शोले की बात करेंगे। 1975 डायरेक्टर इसके रमेश सिप्पी थे, प्रोड्यूसर इसके रमेश सिप्पी के वालिद जीपी सिप्पी थे, और म्यूज़िक जो है वो आर डी बर्मन ने दिया था।
और बहुत बड़ी फिल्म थी, लेकिन जब ये रिलीज हुई तो ये अच्छी नहीं गई, 2-3 हफ्ते, बिल्कुल 3 हफ्ते अच्छी नहीं गई, बल्कि सिनेमा वाले इसको उतारने वाले थे, लेकिन फिर अचानक इसने पिक किया। और इन्फ्लेशन के हिसाब से जो कि इन्फ्लेशन हुई है 75 से लेकर अब तक, उसको अगर अपने जहन में रखा जाए, हिसाब में रखा जाए, तो हिंदुस्तान की सबसे कमर्शियली पैसा बनाने वाली फिल्म है। और ये फिल्म फिर से भी बनाई गई 3D में, लेकिन वो नहीं चली, कामयाब नहीं हुई। और ये दो मुजरिम जो हैं वीरू और जय, उनकी कहानी है। और बहुत ही अच्छी कास्ट थी इसकी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जय बच्चन और हेमा मालिनी और संजीव कुमार। सबसे बड़ी बात, सबसे सबसे अहम किरदार जो था, ये गुंडे जो हैं, डाकू, एक अपना कबायली इलाके में, उन्होंने अपना ये पुलिस ऑफिसर जो है संजीव कुमार, इसके हाथ काट दिए हुए हैं और ये शॉल में रहते हैं, शॉल पहन के। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आता है और ये दोनों मुजरिम जो हैं, जिन्हें हायर किया है संजीव कुमार ने कि वो अब तुम हरकत में आओ और कुछ करो, तो वो कुछ नहीं करते, वो ये कुछ नहीं करता संजीव कुमार, हालांकि इसको कुछ वक्त है इसका करने का। तो फिर बाद में पता चलता है कि इसको तो बाजू ही नहीं है, ये तो उठा ही नहीं सकता बंदूक। ठीक बात है कि इसमें हेमा मालिनी एक टांगे वाली बनी है और ये दो मुजरिम बने हैं, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। लेकिन मुझे सबसे मजबूत किरदार जो है इस फिल्म में, वो जय बच्चन का लगा। ये संजीव कुमार पुलिस ऑफिसर जो था रिटायर्ड, उसकी बहन है और सफ़ेद साड़ी में ये सारी फिल्में नज़र आती हैं। और इन अ वेरी सटल वे, बेसाख्तगी से दिखाया है कि अमिताभ बच्चन जो है थोड़ा सा इनको पसंद करने लगता है, ये भी उन्हें देखती हैं और एक तरह की खुरबत जो है वो इनमें हो जाती है। लेकिन आखिर में जब अमिताभ बच्चन को मार दिया जाता है तो वो बहुत अच्छा सीन है। वो अपना रात का वक्त है और वो एक अपना मकान जो है अपना संजीव कुमार को उसमें है, और जब उसको इत्तला मिलती है इसकी, तो वो फिर रात के वक्त खिड़कियाँ जो हैं अपने घर की वो बंद कर लेती है सारी, और रोशनियाँ भी बंद कर देती है घर की। बहुत अच्छी फिल्म थी। और 2014 में ये 3D में रिलीज़ हुई थी। बहुत पैसा लगा इसके ऊपर 3D बनाने के लिए, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो लगा इस पर वो ये बना नहीं सकी। और फिल्म बहुत कामयाब रही और ये 5 साल तक ये एक सिनेमा में बॉम्बे में चलती रही और बहुत सारे लोगों ने देखा। इसकी म्यूज़िक R.D. बर्मन ने दी थी, जिन्होंने एक गाना भी गाया, महबूबा ओ महबूबा, और ये दोस्ती और कोई हसीना, ये इसके मशहूर गाने थे। और हिंदुस्तान की फिल्मी तारीख जब भी लिखी जाएगी, जब भी लिखी जा रही है इस वक्त भी, तो शोले जो है उसको एक ख़ास मकाम रहेगा। बिल्कुल ठीक। और सर बल्कि उसमें एक सरानी साहब का भी रोल था जो कि बहुत ही मजेदार किस्म के, वो जो बैठे थे, जेलर बने थे वो। और उसमें कई सीन ऐसे थे उनके कि वो जब अपने लोगों के साथ निकलते हैं तो आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ कि वो जैसे एक एक डायलॉग ऐसा है शोले का जो ज़बानी याद है, मतलब मैं बता सकती हूँ। दूसरा एक कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद आया था वो मौसी जी का, जो जहाँ पे अमिताभ बच्चन रिश्ता लेकर गए थे धर्मेंद्र जी का, और हर चीज में वो मतलब वो पूरा डायलॉग जिसे कहते हैं ना, मुझे ज़बानी याद है। जी और वो सीन बहुत ही उम्दा है, बहुत उम्दा है वो, बहुत ही अच्छा है वो। अच्छा, अब आरजू, ये वो जमाना था जब म्यूजिक जो है वो कैसेट्स पे थी, ऑडियो कैसेट्स पे, और इसके डायलॉग जो हैं इस फिल्म के वो अलग ऑडियो कैसेट्स पे रिकॉर्ड किए गए थे और उनकी अलग बिक्री हुई गानों के अलावा, और बहुत मशहूर हुए। और कितने बंदे थे और किस किस चक्की का आटा खाती है, हाँ। इस तरह की चीजें। और वही जैसे उन्होंने मौसी जी से भी कहा कि मौसी जी कहते अच्छा तो कहीं नाचने वाली क्या भी जाते हैं, कहते हैं हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो बड़े बड़े खानदानों के लोग जाते हैं। वो कहते अच्छा तो ये किस खानदान के, कहते बस जी खानदान का पता लगता ही आपको बता देंगे। तो वहां पे इस कदर वो हंसी भी आती है और इतने मजे का वो सीन लगता है। मेरे मेरे बाज़ मेरे कुछ दोस्त है ना जो आपस में भी दोस्त होते हैं, तो वो जब एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा करते हैं ना कि दूसरे को फंसा दें किसी चीज में, तो उनको मैं कहती हूँ कि ये तो बिल्कुल जय और वीरू की जोड़ी लग रही है,
कि किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत ही मजेदार फिल्म है और जितनी बार भी देखे अच्छी लगती है। लेकिन सर पहले हर फिल्म में एक कैरेक्टर को मार जरूर दिया जाता था। इसमें भी अगर ये अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को ना भी मारते तो भी फिल्म इतनी ही खूबसूरत बनती। लेकिन शायद उस वक्त 70s के जमाने में इंडियन कल्चर में या हमारे कल्चर में ये दिखाना उनको मुनासिब नहीं लगा होगा कि किसी की दोबारा शादी की जाए। किसी के अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो दोबारा शादी करते, उस जमाने में लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो कि अब हो गया, जो कि अच्छी बात है। तो कि मतलब अब अच्छी बात है कि अगर अब एक्सेप्ट करते हैं लोग। लेकिन एक बेहतरीन फिल्म थी और हैरत की बात यह कि जिस वक्त रिलीज हुई उस वक्त नहीं चली। इसी तरह की एक अभी एक फिल्म थी कुछ साल पहले, मतलब 20-25 साल पहले समझ लें, आमिर खान और सलमान खान की अंदाज अपना अपना, उसको भी हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे। बहुत खूबसूरत फिल्म है और वो फिल्म भी जब रिलीज हुई तो वो फ्लॉप हो गई और जब वो उसकी मतलब सीडी पर आ गई, उस पर आ गई, तो वो बेतहाशा चली और अब वो क्लासिक्स में शुमार होती है वो भी। तो बिल्कुल सर आरजू हम जी आरजू मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे। फिल्म जब रिलीज हुई और 2 एक हफ्ते नहीं चली तो रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी जो उनके वालिद, उन्होंने ये प्लान बनाया कि इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और अमिताभ बच्चन की डेथ जो है उसको हम निकाल देते हैं, वो उनकी मौत नहीं होती। लेकिन फिर फिल्म चल पड़ी और बहुत चली। और फिर सीपी साहब ने फिर ये प्रोग्राम जो है अपना चेंज करने का फिल्म के एंड को, वो फिर छोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल। और लेकिन ये कि सर एक एक डायलॉग जो है वो ऐसा है कि मतलब जैसे बता बिल्कुल याद हो जाता है। और कई बार फिल्म जो है वो अभी भी टीवी पर आती है और हर बार ऐसे ही अच्छा लगता है जैसे पहली बार देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत फिल्म है। अलबत्ता इन्होंने बहुत गलती की कि इसका रीमेक बनाने की कोशिश की जो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। बहुत बुरा, बहुत बुरा। बिल्कुल अमजद नहीं खान करना साहब, चाहिए था उसको। बिल्कुल सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था इनको। और अमजद खान साहब का जो रोल इसमें था, मतलब पूरे में वो एक छाए हुए थे जैसे हम्म, गब्बर सिंह का जो रोल था। हम्म, लेकिन मैंने एक चीज और सुनी थी इसके बारे में, बल्कि आज जो दो फिल्में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक शोले और एक त्रिशूल, उसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि ये दोनों रोल जो संजीव कुमार साहब ने किए हैं वो दिलीप साहब को ऑफर हुए थे और उन्होंने किसी वजह से इनकार कर दिया दोनों फिल्मों में। तो ये दोनों रोल जो थे वो संजीव कुमार साहब के हिस्से में चले गए, जो कि बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं था उनका अमिताभ बच्चन वगैरह से। लेकिन फिर भी उन्होंने बाप का रोल किया था, जो मैं सोचती हूँ कि दिलीप साहब होते तो कैसी बनती शोले। लेकिन ये कि अभी तो हम सोच भी नहीं सकते कि संजीव जी की जगह कोई और होता, क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने रोल को अदा किया था। बहुत ब्रिलियंट एक्टर थे वो। तो सर अब हम बात करते हैं दीवार की। जी, दीवार अपना अरूज, ये भी 1975 की फिल्म है दीवार। और इसका डायरेक्टर यश चोपड़ा थे, जो कि बहुत कामयाब डायरेक्टर थे। और सलीम जावेद ने लिखी थी फिल्म, शोले की तरह। और म्यूजिक भी आर डी बर्मन का था इसका। अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह, परवीन बॉबी, और मां का रोल जो है सबसे बड़ा रोल वो निरूपा रॉय ने किया था। बहुत उम्दा फिल्म थी। कहानी नई नहीं है, दो भाई हैं, एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है, एक मुजरिम बन जाता है। लेकिन इसका एक सीन बहुत अच्छा था, जहां पुलिस ऑफिसर जो है वो अपना भाई शशि कपूर के फ्लैट में आता है, माँ भी खड़ी है, तो ये उसे एक तरीके से ताना देता है अपना भाई को, पुलिस ऑफिसर को। इसकी एक मामूली सा उसका एक फ्लैट है, मामूली जिंदगी गुजार रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है वो। तो उसको कहता है कि तुम्हारे पास क्या है। यहाँ निरूपा रॉय भी खड़ी हुई है बीच में इनके दो भाइयों के। तो कहता है तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास बंगला है, मेरे पास कार है, मेरे पास कैश है, मेरी पास दुनिया की हर सहूलत है। तुम्हारे पास क्या है। तो कहता है मेरे पास माँ है, क्योंकि माँ जो है वो बिल्कुल। शशि कपूर के साथ रह रही है। और उन्होंने फिर यश चोपड़ा ने शॉट दिखाया है, कंपोज किया है, एक तरफ शशि को, एक तरफ अमिताभ को, और दरमियान में माँ खड़ी हुई है। बहुत खूबसूरत शॉट था। बिल्कुल। उसी से मुझे एक चीज याद आई सर के, हमारी कभी कभी आपको पता है इस्लामाबाद में बड़ी पार्टीज होती हैं, बड़ी हाई फाई क्लास के लोग कुछ पार्टीज करते हैं। तो वहां मैं एक बार गई कुछ साल पहले तक, जब मेरी मदर थी। तो वो बड़ी बड़ी बेगमात होती है ना, जिनको कोई काम नहीं होता सिवाय वो जेवर पहन के, और वो ये बताती हैं मैं लंदन गई थी, मैं अमेरिका गई थी। तो वो बातें कर रही थी कि नहीं हमारा कुक ये बना लेता है, हमारा कुक वो बना लेता है, तो हमने ये खाना खाया वो खाया। तो वो मुझे कहने लगी आप क्या क्या होता है। तो मैंने फिर कहा मेरे पास माँ है। तो क्योंकि
कि मेरी मदर बेहतरीन खाना बनाती थी, इसमें इसलिए नहीं करी कि मेरी मदर थी, मैं सच बता रही हूँ, वो बहुत जबरदस्त खाना बनाती थी। तो मैंने उनसे कहा नहीं जी मेरे पास कोई कुक शुक नहीं है ना, मैं इतना कोई मेरे पास पैसा है, लेकिन हाँ मेरे पास माँ है। तो वो मुझे डायलॉग याद रहता है। एक डायलॉग और था जो मैं अक्सर बाज दफा इवन बड़ी सीरियस डिबेट्स चल रही होती है इंडियन टीवी पे, और वहां जाके भी मैं बोल देती हूँ, जब वो कहते हैं पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, और हम यहाँ से कहते हैं कि इंडिया में ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, तो उस वक्त जब मेरी बारी आती है तो मैं कह देती हूँ कि जी जो शशि कपूर साहब का डायलॉग था इसका, कि इस फिल्म में कि दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते, वो भी एक डायलॉग इसका बहुत चला था इस फिल्म का, और मुझे बहुत पसंद है, और मैं किसी हद तक उसको फॉलो भी करती हूँ कि बिल्कुल अपने आप को सही करना पड़ेगा, दूसरों के पाप गिनाने से जो है वो पाप कम ही हो जाएगा। तो इस फिल्म के भी सर डायलॉग बहुत ही बेहतरीन थे। यानी एक जगह पे अमिताभ बच्चन ने कहा संजीव कुमार से, जब वो पहली बार मतलब बताने लगे उनको कि वो उनके बेटे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा नाजायज बेटा, उन्होंने कहा आप मेरे नाजायज बाप हैं। तो वो डायलॉग बहुत जबरदस्त है इस फिल्म के, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, म्यूजिक बहुत अच्छी थी, और दोनों हीरोज जो है दोनों, खैर मेरे फेवरेट शशि कपूर साहब भी बहुत, बल्कि मैं छोटी थी तो मेरे मुंह से नहीं निकलता था, तो मेरी मदर फिल्में वगैरह बहुत हमारे यहाँ चलती थी, तो मैं शीशी कपूर बोलती थी, शीशी कपूर के पीछे तो मुझे कहते तो शीशी कपूर नहीं है वो शशि कपूर तो वो मुझे अभी भी कभी आती है फिल्म में कहती शीशी कपूर की फिल्म आ रही है। तो बहुत बेहतरीन एक्टर थे, और शशि कपूर साहब भी और संजीव कुमार जी भी और अमिताभ बच्चन तो खैर हैं ही। तो लेकिन सर दीवार में हीरोइंस का रोल कोई खास ऐसा नहीं था, नहीं, एक थी नीतो, वो हीरोइन की फिल्म नहीं थी, वो बेसिकली शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, और उसके बाद अगर किसी का नाम लेंगे तो उनकी माँ जो बनी है, हमेशा सफेद साड़ी में रहती हैं वो, और निरूपर, और बहुत उनका फिल्म थी हमारी तीसरी फिल्म आरज़ू। अच्छा चलिए आप करने बात, नहीं सर मैं ये कह रही थी, जगह निरूपर जो है उनकी तस्वीर लगी थी कहीं इंटरनेट पे, और वहां पे लिखा हुआ था, उस पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ था ये दुनिया की सबसे लापरवाह माए, हर फिल्म में इसके बच्चे खो जाते हैं और मंदिर की सीढ़ियों पे वो छोड़ जाती हैं इन्हें, और आखिर में मिल जाते हैं वो। हम लोग आपस में कजन्स एक दूसरे को तंग किया करते थे बचपन में, हम कहते थे तुम्हें तो मंदिर से उठा के लेकर आए, सीढ़ियों पे थे, कभी कहते मस्जिद की सीढ़ियों से लाए, तो वो बकायदा रोना शुरू हो जाते थे कि क्या वाकई हमें उधर से उठा के वो फिल्में देख देख के। और फिर उस टाइम की फिल्मों में गाने बहुत गाते थे, हर बहन भाई एक ही गाना गाता था जो एंड में जाके मिल जाते थे, और वो गाना उन 3 के अलावा 4 के अलावा किसी को नहीं आता था, तो वो मगर चलती थी वो फिल्में, उसी गाने पे एंड होता था फिल्म का और इतने मासूम ऑडियंस होती थी कि वो मतलब वो एक्सेप्ट करती थी इस चीज को। अब हम लोग कितने सादे होते थे, और अब तो बच्चे पकड़ लेते हैं कि ये क्या हो गया। मतलब हम लोग छोटे थे, हमारी वो फिल्म आई थी श्रीदेवी की क्या नाम है उसका, मिस्टर इंडिया, तो वो हम लोग ने देखा एक दफा, तो उसके सॉन्ग में श्रीदेवी का इयरिंग चेंज हो गया सॉन्ग के होते होते, अब हम लोग कह रहे अभी तो कुछ और पहना हुआ था तो वो मतलब हमारे आने तक बच्चे थोड़े होशियार हो गए थे। मतलब पहले लोग बड़े सीधे होते थे, कुछ भी हो रहा है फिल्म में वो कहते थे कोई बात नहीं, मतलब सिर्फ मूछे लगा के शक्ल चेंज हो जाती थी, कोई पहचानता ही नहीं था कि ये वही है। वो राजेश खन्ना ने मूछे लगा ली, उसके बाद कोई दुनिया का इंसान उसको नहीं पहचाना ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। तो सर अब लेकिन वो फिल्में चलती बहुत थी सर, सिनेमा में लोग जाया करते थे, और सिनेमा की एक लाइफ होती थी। अब वो मजा नहीं रहा, उसकी क्या वजह लगती है आपको? 25-25 हफ्ते, 50-50 हफ्ते, 75-75 हफ्ते, 25 हफ्ते सिल्वर जुबली, 50 हफ्ते गोल्डन जुबली, और 75 वीक्स जो है वो प्लेटिनम जुबली। पाकिस्तान में भी अरमान और हीर रांझा, इस तरह की और फिल्में थी, अरमान खास तौर पे, ये इतना चली हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में अपना लोग बहुत शौकीन थे, अभी कलर टीवी नहीं आया था, डीवीडी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और कोई और तफरीह नहीं थी, और एक्टर्स की पब्लिसिटी जो है हमारे प्रेस में, मैगजीन्स भी निकला करते थे यूट्यूब से पहले बहुत ज़्यादा, और लोग शौक से, बल्कि पूरी फैमिली, बल्कि पाकिस्तान में तो फैमिली शोज होते थे जिसमें घर की बेगम, उनकी वालदा, उनकी बहन, उनकी भाभी, तमाम लोग मिलके जाया करते थे, साथ लंच भी लेके जाया करते थे, वो औरतों का शो हुआ करता था।
बिल्कुल। और हमने तो जब फिल्म देखने गई थी तो ये फिल्में जो हैं वो सीडी पर आया करती थी या डीवीडीज हुआ करती थी। और हमारे घर में तो ना सीडी प्लेयर था ना डीवीडी प्लेयर था। हम किराए पे ले आते थे हमारे भाई से कि हम लोग ला के हम दोनों दिन रख के और वो एक साथ 5-5 6-6 फिल्में देख के खत्म करते थे। वो खत्म ही नहीं होती थी, एक के बाद एक के बाद एक। तो वो भी खैर एक अपना मजा था कि एक जैसे बचपन का होता है कि ठीक है देख रहे हैं फिल्में और समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये कि फिर भी देखी जा रहे हैं। और वो डीवीडीज जो है वो अक्सर स्क्रैचेस पड़े होते थे उनमें, और फिर वो जाके रेंट वाले को देते थे कि भाई ये तो चली नहीं रही है, और वो फिर दूसरे तो वो भी एक लाइफ थी। अब हर चीज घर में रखी है लेकिन फिर भी ये लगता है कि जैसे मजा नहीं आ रहा। तो सर हम चलते हैं त्रिशूल की तरफ। 78 की शायद ये फिल्म है। त्रिशूल 78 की फिल्म है जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये भी बहुत बड़े डायरेक्टर यश चोपड़ा जिन्होंने दीवार बनाई, ये उनकी फिल्म है। अगेन सलीम जावेद ने इनका स्क्रिप्ट लिखा। अगेन अमिताभ बच्चन हैं, संजीव कुमार हैं, शशि कपूर हैं और हेमा मालिनी हैं। और ये बहुत मजबूत फिल्म थी। और मुझे इसका सबसे अच्छा हाँ, वहीदा रहमान भी हैं इसमें, गेस्ट आर्टिस्ट हैं, मेहमान, स्पेशल अपीयरेंस है उनकी, बहुत छोटा रोल है उनका। और उन पे लता मंगेशकर का एक गाना है जो साहिल धानवी ने लिखा था, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने। बहुत लोरी है ये एक तरीके से, लेकिन वो लोरी बेटे को सुलाने के लिए नहीं वो गा रहे हैं, बल्कि बेटे को अपने हालात जो है वो बताने के लिए गा रही हैं। और संजीव कुमार जो हैं वो अपना जो है उनकी गर्लफ्रेंड जिनके साथ उनकी वाबस्तगी रही है उसको छोड़ के एक अमीर औरत से शादी कर लेते हैं वो। और फिर वहीदा रहमान जो है वो एक बेटे को जन्म देती हैं जो बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बनता है। और अमिताभ बच्चन जो है बड़े होके, ऑब्वियसली ये एंग्री यंग मैन का पीरियड था 70s का अमिताभ बच्चन का। तो वहीदा रहमान का इंतकाल हो जाता है। बड़ी दुख भरी उनकी छोटी सी कहानी है कि वो अपना बच्चे की पैदाइश के बाद, और ये पत्थर कूट रही हैं एक बिल्डिंग के नीचे, बिल्डिंग बन रही है और ये गाती हैं कि तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने। और वो अपना आरजू, पता है ना आपको, वो कपड़ा बांध देते हैं दो दरख्तों के साथ बच्चे जी का जी। झूला बनाने के लिए। उसमें वो यानी कि ये वो तल्ख जिंदगी जो गुजार रही हैं वो उसके बेटा उस तल्ख जिंदगी का हिस्सा है। और उस झूले में उसको डाल देती हैं, खुद वो पत्थर कूट रही हैं और गा रही हैं तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने। तो उसको चंदन के झूले में न पलने दूंगी, और इस तरह से यानी कि मैं तुझे जुल्म की चक्की जो है उसमें पिसने दूंगी ताकि तू एक इंसान बने और मजबूत इंसान बने। साहिल धामी ने गाना लिखा था और बहुत उम्दा फिल्म थी और बहुत कामयाब फिल्म थी। और ख़याम की म्यूज़िक थी, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है और तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने। और फिर एक था गोपी जी गुम गुम गुम, किसी की कुम कुम, ये भी उसमें गाना था, रोमांटिक गाना है उसमें। और ये न सिर्फ अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार बल्कि यश चोपड़ा और सबसे बढ़ के सलीम जावेद जो है उनकी यादगार फिल्मों में शामिल होती है त्रिशूल। मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म और कामयाब बिल्कुल थी। जी सर, मुझे खुद बहुत बहुत पसंद है। इसमें मेरे ख्याल राखी भी थी। जी इस, जी जी बिल्कुल। इस फिल्म में राखी का भी रोल था। और दूसरी हीरोइन शायद परवीन बॉबी थी। परवीन कौन? बॉबी थी, परवीन परवीन बॉबी बॉबी थी। थी। बिल्कुल। तो सर पहले जैसे ये बहुत अच्छी स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी इसकी, लेकिन सर कुछ साल पहले पाकिस्तान में इंडियन फिल्में लगा करती थी। ये सेंटोरस वगैरह में भी, इस्लामाबाद में जो यहाँ पे सिनेमाज है वहाँ, उसमें बहुत लोगों को रोजगार मिल गया था, बहुत लोग जाने लगे थे सिनेमाज देखने। तो अब इन्होंने दोबारा से जो इनके गवर्नमेंट के आपस में जो टेंशन्स चलती हैं फिर से बंद कर दिया। बहुत लोग बेरोजगार हो गए। इस बात से पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता कि जब भारतीय फिल्में यहाँ पर आ रही थी कुछ साल पहले तो हमारे यहाँ बहुत से लोगों को उसकी वजह से जॉब मिल गई थी। तो आपको लगता है कि ये जो आपस में इनकी गवर्नमेंट्स की टेंशन्स होती हैं उसको लेकर इन्हें भारतीय फिल्में यहाँ पर आने से नहीं रोकना चाहिए था? अच्छा, मैं अपना आरजू में अपनी वाली एक करेक्शन कर दूं। त्रिशूल में
अपना परवीन बॉबी नहीं थी, वो दीवार में थी, इसमें है हेमा मालिनी थी। अच्छा। और हाँ, और ये मैं करेक्शन कर दूं ताकि रिकॉर्ड सही हो जाए। ये ना ठीक। हो कि हमारे 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 दोस्त जो हैं वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करें कि आपने कास्टिंग जो है उसमें ये गलती की है। हम खुद ये सही करते हैं। हाँ आरजू, कमिंग बैक टू इंडियन फिल्म्स, मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ कि हर मुल्क से फिल्में आनी चाहिए, ईरान से आनी चाहिए, तुर्की से आनी चाहिए, चाइना से आनी चाहिए, क्योंकि हम एक शेयर करते हैं ज़बान इंडिया के साथ। तो इंडिया की फिल्म भी आनी चाहिए। और फिर हमारी फिल्में भी, पहले तो बहुत फिल्में अच्छी बनी हैं, पंजाबी की फिल्में हैं जिनकी पंजाब और हरियाणा में बड़ी मार्केट हो सकती है, चनाचे हमारी फिल्में वहाँ जानी चाहिए। मैंने तो दिल्ली में भी अपना देखी हैं पंजाबी फिल्में, मॉर्निंग शोज़ में लगती हैं वहाँ पे, जैसे बंगाल की फिल्में लगती हैं, बंगाली फिल्म्स। चुनाचे फिल्मों का जो है अपना ट्रेड, हमारी फिल्मों का वहाँ पे जाना और उनकी फिल्मों का यहाँ पे आना, वो हमारी फिल्मों की ज़बान समझते हैं, हमारी शायरी समझते हैं। नूरजहान और मेहदी हसन बहुत मकबूल हैं इंडिया में। यहाँ पे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, बहुत अब भी इनके गाने सुने जाते हैं। चुनाचे फिल्मों का एक्सचेंज होना चाहिए। इससे बहुत सारी ट्रेड जो है चलती है, जैसे आपने बताया सिनेमाज में लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को अच्छी तफरीह मिलती है। इंडिया में भी लोग हमारी फिल्में देखना चाहते हैं। ठीक है, हमारी फिल्में कम बनती हैं इंडियन फिल्म्स के मुकाबले में, लेकिन कुछ फिल्में हमारी बहुत अच्छी बनती हैं और ये फिल्मों का एक्सचेंज होना चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल, क्योंकि सर हम ज़बान भी समझते हैं और कल्चर भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। अगर थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट है तो वो भी हम उसको समझते हैं उस चीज़ को। और जिस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं भारत में, वो भी यहाँ के सब लोग जानते हैं। हमें शायद चाइना की या हमें हो सकता है ईरान की या टर्की की शायद इतनी समझ ना आए, लेकिन इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज और इंडियन म्यूजिक जो है वो तो हमें बिल्कुल समझ में आता है। शायरी भी बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे, जाहिर हम उधर से ही आए, हम ना तो टर्की से आए हैं, ना हम ईरान से आए हैं, ना हम चाइना से आए हैं। तो इसलिए एक ही जैसी चीजें हैं। और वो तो एक अलग डिबेट है कि क्या हुआ और टू नेशन थ्योरी और जो भी, लेकिन उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे हमें अपने लोगों को रोजगार देना है, उन्हें अपनी ईगो बनाकर और ईगो पे ले जाकर के नहीं जी हमने तो फिल्में नहीं लगानी और हमने इंडियन का, इनके ख्याल से इंडियन कल्चर आ जाएगा जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर है, हम ऑलरेडी वही कुछ फॉलो करते हैं। तो वो आ जाएगा का क्या मतलब है, इंडियन कल्चर है यहाँ पे, तो फिल्में लगाने में कोई हरज नहीं है। और खासतौर पे ये जो हमारे सिनेमाज हैं वो उजाड़ पड़े हुए हैं, खाली है, कोई जाता ही नहीं। आपको पता है पाकिस्तानी फिल्में कितना भी वो कोशिश करें, वो बजट नहीं होता, वो उस तरह का स्क्रिप्ट नहीं होता हमारे पास कि जो एकदम ऑडियंस को खींचे। अब तो खैर और भी कोरोना के बाद तो थोड़े और इश्यूज शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड और इस तरह की चीजें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। बहुत हो गया सर, 70 साल से ज्यादा हो गया टेंशन बना के रखे हुए। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको लगता है कि कम करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जहाँ इंडियन फिल्में और इंडियन म्यूज़िक और इंडियन स्टार्स की यहाँ पे बहुत अपना तलब है, वहाँ इसी तरह से पाकिस्तान की म्यूज़िक, पाकिस्तान की शायरी, पाकिस्तान का लिटरेचर, चाहे वो नॉवेल्स हों, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज़ हों, चाहे वो अहमद फराज हों, चाहे वो अमजद इस्लाम अमजद हों, चाहे फैज़ साहब, तो खैर उनका नाम लेना भी बहुत गलती होगी, इसलिए कि वो तो कहते थे कि मैं, अगर एक मेरी महबूबा है तो दूसरी मेरी बीवी है। उन्होंने तो ये कहा था इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। तो ये समझता हूँ अब कि इतने 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 कॉम्प्लेक्स और इतनी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ में हो गई हैं कि हमें थोड़ा सा म्यूज़िक और फिल्म्स और शायरी और लिटरेचर के बारे में सोचना भी चाहिए, एक्सचेंज भी करना चाहिए। अपना मजरू सुल्तानपुरी और साहिल लुधियानवी और ये तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान में इतने ही मशहूर हैं जितने कतील शिफाई और फैज़ साहब इंडिया में मशहूर हैं। और ये अपना वक्त आ गया है कि हमें इनको वहाँ भिजवाया जाए और उनके लोग जो हैं वो यहाँ पे आएँ। और सियासी गुफ्तगू जो है उसका तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बात करूँ इस प्रोग्राम में कि यहाँ पे हम फिल्मों की और म्यूज़िक की और स्टार्स की और सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली की बात कर रहे हैं, एक्ट्रेसेस की जो
अपना जिनके चेहरों से या जिनके नामों से फिल्म दिखती है, तो उसको करना चाहिए, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। बिल्कुल। और सर लास्ट में मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी कि अमिताभ बच्चन साहब और शशि कपूर जी की साथ में जो मैंने जहां तक पढ़ा है सबसे ज्यादा फिल्में हैं इनकी, यानी आपस में इस जोड़ी की, और बहुत अच्छे लगते थे साथ में। इनकी कई फिल्में हैं, सिलसिला भी है, और अभी जैसे हमने बात की त्रिशूल है, काला पत्थर है। तो ये जोड़ियां बहुत चलती थी। इसी तरीके से सलीम जावेद साहब भी जब साथ लिखा करते थे तो बहुत चलते थे, जब अलग अलग हो गए तो वो बात नहीं रही। तो आपको क्या लगता है कि ये टीम बना के रखनी चाहिए लोगों को? बिल्कुल, बिल्कुल बना के रखनी चाहिए। टीम बहुत चलती है और जब टीम टूट जाती है तो फिर कुछ भी नहीं रहता। मसलन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इसमें लक्ष्मीकांत गुजर गए तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की टीम खत्म हो गई। वो सबसे मशहूर टीम थी और उन्होंने लिटरली दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों में गाने बनाए रफ़ी साहब के साथ और लता मंगेशकर जी के साथ। और एक और चीज़ भी बताना मैं भूल गया आपको, बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं दो भाइयों की, जिसमें से एक भाई पुलिस ऑफिसर बन जाता है और एक भाई मुजरिम बन जाता है, मैं दीवार की बात कर रहा हूँ, तो 1964 में गालिबन दिलीप कुमार ने एक फिल्म बनाई थी गंगा जमुना, जिसमें यही कहानी थी। दिलीप कुमार जो हैं वो एक मजबूर हो जाते हैं और मुजरिम बन जाते हैं, बल्कि जुर्म की तरफ उनको ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। और नासिर खान उनके सगे भाई जो हैं वो पुलिस ऑफिसर बने हैं। और एग्जैक्टली जैसे आपने बात कही थी, बिल्कुल वही होती है बात कि फिल्म के आखिर में जो मुजरिम भाई है दिलीप कुमार, उसको भाई ही गोली मार देता है। और वो अपना वो गंगा जल जो है, उनका पानी जो है गंगा का, वो उसके मुंह में वो खुद कहता है कि मुझे डालो शायद मेरे मुंह में पानी के चंद कतरे। और फिर वो अपना लिटरली भाई की गोद में अपनी अपनी जान दे देता है। वैजयंती माला फिल्म की हीरोइन थी, नौशाद की म्यूज़िक थी, बहुत ही बड़ी फिल्म थी वो 60s की गंगा जमुना। और ये टीम थी, नौशाद थे उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर, शकील बदायूनी थे जिन्होंने गाने लिखे थे, और दिलीप कुमार और वैजयंती माला की एक जोड़ी थी जो बहुत मशहूर हुई। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद यानी कई साल के बाद जो है वो हमने वही स्टोरी दीवार में देखी। और दोनों फिल्में, लेकिन मैंने इत्तेफाक से दोनों फिल्में देख रखी है, गंगा जमुना भी देखी है और ये भी, और बहुत अच्छी लगती हैं, अभी भी देखें। गाने भी बहुत बेहतरीन थे गंगा जमुना के भी, और दीवार के गाने भी अच्छे थे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया।